सोचिए, साल है 1917। बिहार के एक छोटे से दूर दराज जिले में एक मामूली सा विवाद पूरे भारतीय इतिहास का रुख बदलने वाला था। जी हां, ये कहानी है चंपारण सत्याग्रह की। एक ऐसा विद्रोह जिसने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। तो चलिए आज इसी को करीब से समझते हैं। तो देखिए, मोहनदास गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन सफल करके भारत लौटे थे। और वो अपने साथ सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि विरोध का एक बिल्कुल नया फलसफा लेकर आए थे। और जानते हैं, भारत में इस फलसफे, इस सत्याग्रह की पहली असली परीक्षा कहाँ होनी थी? जी, चंपारण की जमीन पर। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा था चंपारण में? ये पूरा आंदोलन शुरू ही क्यों हुआ? मतलब वहां के किसानों की ऐसी क्या मजबूरी थी? ऐसा कौन सा शोषण था जिसका उन्हें सामना करना पड़ रहा था? चलिए सबसे पहले जड़ तक चलते हैं। तो सारी समस्या की जड़ थी एक सिस्टम जिसका नाम था तिनकठिया प्रणाली। अब देखिए, मजे की बात यह है कि इसका कोई कानूनी आधार था ही नहीं। मतलब ये पूरी तरह से गैर कानूनी थी। लेकिन जो यूरोपियन बागान मालिक थे ना, वो इसे जबरदस्ती लागू करते थे। और इस सिस्टम के तहत किसानों को अपनी ही जमीन पर नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। तो कितना हिस्सा? 3/20। मतलब अगर आपके पास 20 कट्ठे जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठे पर आपको नील ही उगाना पड़ेगा। अब सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, है ना? लेकिन सोचिए, एक किसान के लिए जिसकी पूरी रोजी रोटी उसी जमीन पर टिकी है, ये एक बहुत बहुत बड़ा बोझ था। और देखिए, ये बोझ सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं था। किसानों पर हर तरफ से दबाव था। एक तो उन्हें नील की फसल के दाम कौड़ियों के भाव मिलते थे। फिर हुआ ये कि यूरोप में सिंथेटिक डाई आ गई तो नील की मांग ही गिर गई। अब बागान मालिकों ने क्या किया? उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें नील नहीं उगाना तो हमें एक भारी जुर्माना दो, जिसे तवान कहते थे। अब बेचारे किसान ये कहां से देते? नतीजा, वो कर्ज के ऐसे जाल में फंस जाते थे जिससे निकलना नामुमकिन था। और इन सबके ऊपर से बागान मालिकों के लोगों का जुल्म और अत्याचार तो रोज की बात थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात की सुबह होती है। इस गहरे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बस एक इंसान का पक्का इरादा ही काफी था। और बस यहीं से पूरी कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और वो इंसान थे राजकुमार शुक्ला। कोई बड़े नेता नहीं, एक आम किसान, लेकिन इरादे के बहुत पक्के। उन्होंने 1916 के कांग्रेस सेशन में गांधी जी से मुलाकात की और बस एक ही जिद पकड़ ली। वो बार बार गांधी जी से कहते रहे कि आप एक बार चंपारण आइए, अपनी आंखों से देखिए कि हम किसानों पर क्या बीत रही है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जब गांधी जी वाकई चंपारण पहुंच गए। अब जो होने वाला था वो भारतीय जमीन पर उनके अहिंसक तरीके, उनके सत्याग्रह का पहला और शायद सबसे बड़ा इम्तिहान था। और गांधी जी के चंपारण पहुंचते ही अंग्रेजी हुकूमत में खलबली मच गई। उन्हें पता था कि ये कोई आम इंसान नहीं है। तो जिला मजिस्ट्रेट ने फौरन गांधी जी को एक सरकारी नोटिस थमा दिया। धारा 144 लगाकर हुक्म दिया कि आप तुरंत ये जिला छोड़कर चले जाइए। मतलब टकराव बिल्कुल सीधा था, आमने सामने का। अब सोचिए, गांधी जी के सामने क्या विकल्प थे? या तो वो चुपचाप हुक्म मानकर लौट जाते, या फिर उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत यानी ब्रिटिश साम्राज्य से सीधे सीधे टकरा जाते। क्या करते वो? और यहीं पर गांधी जी ने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, सत्याग्रह। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है सत्य के लिए आग्रह करना। ये कोई आम धरना प्रदर्शन नहीं था। ये अन्याय के खिलाफ खड़े होने का एक ऐसा तरीका था जिसमें हिंसा की कोई जगह नहीं थी। इसे आत्मा की शक्ति या सत्य की शक्ति भी कहते हैं। तो गांधी जी ने फैसला किया। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का वो आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया। भारत की धरती पर यह सविनय अवज्ञा की एक ऐतिहासिक शुरुआत थी। अब जो हुआ वो वाकई चौंकाने वाला था। गांधी जी ने कहा, ठीक है, मुझे गिरफ्तार कर लो। और उनके पीछे हजारों लाखों किसानों की एक शांतिपूर्ण भीड़ खड़ी हो गई। ये देखकर अंग्रेज अधिकारी सचमुच घबरा गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस अजीब से विरोध से कैसे निपटा जाए। मतलब कोई लड़ाई नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस शांति से खड़े हैं। आखिरकार उन्हें पीछे हटना पड़ा और केस वापस लेना पड़ा। तो ये तो पहली जीत थी, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अब असली काम शुरू होना था। उस पूरी की पूरी शोषण करने वाली व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम। और देखिए वक्त कैसे बदला। वही ब्रिटिश सरकार जो कुछ दिन पहले गांधी जी को जिले से बाहर निकाल रही थी, अब वही सरकार उन्हें एक जांच कमेटी का सदस्य बनाने पर मजबूर हो गई। सोचिए,
चंपारण जांच समिति बनाई गई और गांधी जी खुद उसके मेंबर बने। ये किसानों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उसमें साफ साफ सिफारिशें की। पहली, तिनकठिया सिस्टम को खत्म किया जाए। दूसरी, नील की खेती अब जबरदस्ती नहीं बल्कि मर्जी से होगी। तीसरी, जो पैसा तवान के नाम पर अवैध तरीके से वसूला गया है उसका 25% हिस्सा किसानों को लौटाया जाए। और आखिरी, बाकी सारे गैर कानूनी टैक्स भी बंद किए जाएं। और कमाल की बात यह हुई कि सरकार ने ये सारी सिफारिशें मान लीं। इसी के बाद बना चंपारण कृषि अधिनियम 1918 और इसके साथ ही सालों से नहीं बल्कि सदियों से जो अन्याय चल रहा था वो आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन रुकिए, चंपारण की कहानी सिर्फ एक इलाके में किसानों की जीत की कहानी नहीं है। इसका असर, इसकी विरासत पूरे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बहुत ज्यादा गहरी थी। तो आखिर चंपारण इतना खास क्यों है? कुछ बातें हैं। पहली, ये भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। दूसरी, इसने ये साबित कर दिया कि बिना हथियार उठाए सिर्फ अहिंसा और जनशक्ति के दम पे भी ब्रिटिश हुकूमत को झुकाया जा सकता है। तीसरी, इसने पहली बार गांव के किसानों के मुद्दों को आज़ादी की राष्ट्रीय लड़ाई से सीधे सीधे जोड़ दिया। और सबसे ज़रूरी बात, इसी आंदोलन ने मोहनदास गांधी को एक राष्ट्रीय नेता बना दिया जिन्हें बाद में पूरा देश बापू कहने वाला था। और आज भी अगर आप चंपारण जाएं तो वहां की हजारीमल धर्मशाला, जहां वो सारी जांच हुई थी, या फिर जो नए स्मारक बने हैं, उन सब में वो विरासत आज भी जिंदा है। ये जगह हमें सीधे उस इतिहास से जोड़ती हैं जो हमें याद दिलाता है कि क्या कुछ हुआ था। तो सोचिए, एक आम किसान की गुहार थी और एक इंसान का उस पर यकीन करना था। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि दुनिया के कितने बड़े बड़े आंदोलन, कितनी बड़ी बड़ी क्रांतियां ऐसे ही छोटे लेकिन पक्के इरादों वाले कदमों से शुरू होती हैं।